Again, welcome in DR Education Point. Dear students, and last topic we discussed the physical properties of the organic compounds like as a melting and boiling point, solubility and dipole moment. And the third most important compound, the acidity and basicity. Unlikely this topic is used in the chemical properties of the organic compounds, but the most important. Dear student, acidity और basicity हमारे दो चैप्टरों में आती है, एक अल्कोहल फिनॉल ईथर में और एक हमारी आती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और एक आती है बेसिसिटी जो हम पढ़ते हैं वो केवल हम अमाइंस में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम अमाइंस में पढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है एसिडिटी, एसिडिटी केवल हमारे दो चैप्टर में देखने को मिलेगी आपको, अल्कोहल फिनॉल एंड फिनॉल में इन दो कॉन्सेप्ट में होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, बेसिसिटी के क्वेश्चन जो निकलते हैं वो हमारे केवल हमारे कहां से निकलते हैं? अमाइन से निकलते हैं साहब। किसमें से निकलते हैं? अमाइंस में से निकलते हैं। तो हम पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, कहां से पूछे जाएंगे और किस तरीके से इन क्वेश्चनों के आंसर्स देने हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है और बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है जिन पर हम आंसर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूंगा एसिडिटी को लेकर के। देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ अल्कोहल से आता है। अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही, अल्कोहल और फिनॉल ये दोनों ही क्या है? आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये तीनों ही क्या है? ब्रोंस्टेड एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड्स। अभी ब्रोंस्टेड एसिड्स क्यों होते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस द H पॉजिटिव आयंस। ब्रोंस्टेड एसिड कौन से होते हैं? बिकॉज प्रोड्यूस द H पॉजिटिव आयंस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं भाई, इसलिए ये क्या है? ब्रोंस्टेड एसिड्स। आपसे कोई पूछे तो क्या है? ब्रोंस्टेड एसिड्स है, बिकॉज दे प्रोड्यूस द H पॉजिटिव आयन। जैसे मैं अल्कोहल ले लेता हूं, अल्कोहल को लिया तो R ये नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव आयंस। चाहे फिनॉल को ले लो, फिनॉल को भी आप लोगे तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा प्लस में H पॉजिटिव आयंस। आप चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लो, कार्बोक्सिलेट आयंस प्लस में H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है। तो इन तीनों केसेस में हम कह सकते हैं ये क्या है? ब्रोंस्टेड एसिड्स। एनी डाउट? क्या है ये? ब्रोंस्टेड एसिड्स है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से निकल के आता है इन तीनों में, ये क्या है? ब्रोंस्टेड एसिड्स है। अब रीजन पूछ लिया जाए कि भाई कौन क्या है, कैसे, कौन सा एसिड ज्यादा है, कौन सा वीक है, वो सारे क्वेश्चन सब मैं रीजनेबल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताते हुए चलूंगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था आपको। ये क्या कहलाते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड्स कहलाते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस द H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, व्हेन रिएक्ट विद द बेस या सॉल्ट्स, या फिर आप किसी वाटर के साथ भी रिएक्ट कराओगे तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में हाइड्रोनियम आयंस। H3 वाटर के साथ जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? वाटर के साथ जब H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं बात करता हूं। तो देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट और कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी बात है मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, एसिड के कॉन्सेप्ट में बात करूंगा मैं, एसिड के कॉन्सेप्ट में। देखो, जब दो आपने कुछ ग्रुप सुने होंगे, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिनको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल देते हैं। जब ये ग्रुप बढ़ते हैं ना साहब, तो एसिडिटी, जो एसिडिक कैरेक्टर है वो घटता है, याद रखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, याद रखना। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। यानी कि अच्छा, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट में जोड़ता हूं, जब प्लस आई इंडक्टिव फैक्ट बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं, तो यहां पर बढ़ता है प्लस आई फैक्ट। कौन सा फैक्ट बढ़ता है? प्लस आई। और यहां पर बढ़ता है माइनस आई। कौन सा फैक्ट बढ़ता है भाई? माइनस आई। याद रखना, बेसिक क्वेश्चन। अगर आप ये भी लिख के आ गए ना तो भी बहुत कुछ चलेगा ना।
एक होती है पी के ए की वैल्यू एसिडिक केस में, ये बढ़ती है तो एसिडिक करेक्टर भाई सीधी सी बात है घटेगा। अगर के ए की वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक करेक्टर भाई क्या होगा, बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना इन कॉन्सेप्ट को। कई बार हम ऐसे लिख देते हैं एसिडिक करेक्टर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू, है ना, और एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए की वैल्यू, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी याद रखना। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन से, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं और किस तरीके से बढ़ते हैं भाई, वो याद रखना कि सबसे पहले क्या होता है, कैसे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की बात करता हूं मैं आपसे। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप देखिए, फिनाइल, सबसे फिनाइल होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, देखिए फिनाइल, आयोडीन, Br, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर साइनाइड, नाइट्रो और CF3, ये हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करता हूं। जैसे मेरे पास R है, जैसे CH3, फिर इससे बड़ा ग्रुप होगा CH3CH2, इससे बड़ा ग्रुप होगा CH3 का होल ट्वाइस CH, फिर इससे बड़ा ग्रुप होगा CH3 का होल ट्वाइस होल थ्राइस C। ये इस तरीके से हमारे ग्रुपिंग में बढ़ती चले जाएंगे। जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, यानी कि यहां पर होगा -I फैक्ट और यहां पर होगा +I फैक्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 रीजन है भाई, आपको देख लेना ये ग्रुप अगर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं अल्कोहल का ही क्वेश्चन ले लेता हूं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखो। पहले इनके अलावा मैंने एक क्वेश्चन आया कि भाई वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। भाई देखो पहला कॉन्सेप्ट यहां आ जाओ, ये वाटर बना लो OH और यहां पर एल्कोहल बना लो। अब देखो सीधी बात है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, यहां पर H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन डोनर है भाई, क्या है प्रोटॉन डोनर। जब प्रोटॉन डोनर बढ़ता है तो -I इफेक्ट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। ये क्या है एल्काइल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहां पर किसकी डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये प्रोटॉन, यानी कि आप कुछ मत कहो, मोर प्रोटॉन डोनर, मोर प्रोटॉन डोनर है कौन, वाटर, इसलिए तो ज्यादा नहीं, बस यही रीजन देना। आपको 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। एनी डाउट? तो एक क्वेश्चन आपका यहां से ये बनता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, नोट करते चलना भाई। सेकंड क्वेश्चन आपका जैसे आ जाए कि भाई जैसे अल्कोहल और फिनॉल, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है अल्कोहल और फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा मोर एसिडिक होगा, तो फिनॉल आर मोर एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। आपको ये आंसर दे देना है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, याद रखिएगा किसके कारण से, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण से। क्लियर है? तो भी हमारा ये क्वेश्चंस भी एसिडिटी बेसिटी में यहां पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस तरीके से क्वेश्चनों को जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये डायरेक्टली आने वाले क्वेश्चन है भाई, अल्कोहल फिनॉल में आ जाए। अब मैं बात करता हूं अल्कोहल के केस में, इन चीजों के बेस पर, अल्कोहल के केस में अगर मैं इन चीजों के बेस पर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो देखिए मेरे पास जैसे ये है मीथेनॉल और इथेनॉल, बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। अगर जितने अल्काइल, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप बढ़ गया, हमने ले लिया CH3CH3OH और CH3CH2OH। अब बताओ इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, भाई इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है, क्या कि ड्यू टू +I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट भाई, +I इफेक्ट के कारण से। मैंने आपको बताया ना
कि प्लस आई इफेक्ट कब बढ़ता है, जब डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं। डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं तो एसिडिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एसिडिक करेक्टर क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। एनी डाउट नहीं? तो इस केस में चाहे वो किसी के भी केस में हो भाई, देखो मैं आपको फिनॉल का केस ले लेता हूं। आपको पता है फिनॉल एसिडिक होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अब जैसे फिनॉल है हमारा, ये क्या अभी फिनॉल है, आपको पता है दोनों फिनॉल है। अब फिनॉल के केस में थोड़ा सा जैसे मैंने ले लिया नाइट्रो, यहां पर नाइट्रो ले लिया, यहां पर CH3 ले लिया। अब बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक है? भाई नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एसिडिक करेक्टर घटेगा। आप यहां पे लिखोगे ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, यहां पे लिखोगे ड्यू टू दी प्लस आई इफेक्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही आपका बेंजोइक एसिड की बात करें, हाँ अच्छा, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत स्पेशल है भाई, याद रखना आप। जैसे ये फिनॉल है, नाइट्रो ग्रुप ही यहाँ पे आ रहा है और नाइट्रो ग्रुप सेम ग्रुप आ जाए भाई, याद रखना। और ये पैरा पे आ रहा है, तो याद रखिएगा पैरा पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है फिनॉल के केसेस में। तो कौन सी पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है, पैरा पोजीशन हमारी ज्यादा स्टेबल होगी भाई, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक। ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। और ये क्या होगा भी, लेस एसिडिक होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाएंगे आपसे। फिनॉल के केस में पैरा पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है जब सेम विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाते हैं भाई। और वैसे आपको देखने को मिलेंगे जो भी चीजें हैं, और तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग। अच्छा एक केस और भी आता है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छा केस है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आता है। किसमें आता है अभी, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो ये टॉपिकों के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मेरे पास यहां पर ये इथेनॉइक एसिड है, अब ये मेरे पास CH2 और यहां पर आ गया फ्लोरीन। अब बताओ इनमें कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक। चलो CH3 CH2 COOH, एक में यहां पर फ्लोरीन जोड़ दिया मैंने। अच्छा एक में मैंने फ्लोरीन यहां पर जोड़ दिया, CH2 COOH। तो बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। भाई याद रखना, जो PG यानी कि फंक्शनल ग्रुप के जो नजदीक होगा ना हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो भाई वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। इस केस को बहुत अच्छे से समझ ले भाई। और ये ऑर्डर है ना कि बिल्कुल एक्यूरेट ऑर्डर है भाई, इसी केस में आपको जाना है। जैसे कि आपके पास मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर ब्रोमीन आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और यहां पर हमारा आ गया Br, सॉरी ब्रोमीन ही लिया है, तो यहां पर मैंने क्लोरीन ले लिया। तो बताओ कौन सा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ये होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे यहां पर पूछे जाएंगे। हाँ बट एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है बेंजोइक एसिड के केस में। किसके केस में भाई, बेंजोइक एसिड के केस में एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा, याद रखिएगा भाई। देखो भाई मैं आपको एक चीज बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स है, बहुत अच्छे हैं, बट थोड़ी सी मेहनत कर लेना भाई, 2-2.5 घंटे की बात है, अच्छा हो जाएगा। बेंजोइक एसिड का क्वेश्चन आ गया, जैसे ये बेंजोइक एसिड, ये तो आपको पता है एसिड है, ये भी पता है आपको क्या है, एसिड है। बट अगर इसमें मैंने आपको नाइट्रो ग्रुप यहां पे ले लिया और एक इसमें ले लिया, आपने फिनॉल के केस में कहां गए थे पता है, पैरा के साथ गए थे। परंतु इस केस में पैरा के साथ नहीं जाना है भाई, इस केस में किसके साथ नहीं जाना है, पैरा के साथ नहीं जाना है। तो किसके साथ जाना है, हमें नाइट्रो के साथ जाना है, क्योंकि यहां पर ऑर्थो इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट, आपको केवल ये कहना है ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि यहां पर इसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा हावी हो जाता है। ऑर्थो जो फैक्ट होता है, केवल एक ही आंसर दो, ड्यू टू दी ऑर्थो इफेक्ट। क्योंकि बेटा हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ज्यादा डिटेल के लिए बहुत डीपली क्लासेस को पढ़ना होता है। तो केवल कौन सा इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट लिख के आ जाना है। और वैसे दोनों में क्या है, ये तो आपको जानते हो, बहुत सोडा एसिडिक करेक्टर्स, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारे एसिडिक करेक्टर के कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चंस। अब मैं बात करता हूं यहीं पर बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट पे, किसमें बात करता हूं, मैं बाकी की यही चीजें सेम टू सेम रखूंगा, बस चेंज करने वाला हूं। तो क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं एसिडिक करेक्टर को चेंज करूंगा। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर ये करेक्टर मुझे चेंज करने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। यहां पर बेसिसिटी ले लेनी है। देखो मैं ये चीज है बस इरेज कर रहा हूं, बाकी के फैक्ट्स हमारे पास रहेंगे ही।
ये अब देखना भाई, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं तो बेसिस टी इंक्रीज होती है। यहां पर बेसिस टी डिक्रीज होगी। अब यहां पर बी ले लिया, वो कॉन्सेप्ट सेम टू सेम चलेगा, बेसिस टी घटेगी। यहां पर बी ले लिया तो बेसिस टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो भाई ये कॉन्सेप्ट है हमारे, बाकी का आपको पता ही है कौन सा इफेक्ट बढ़ रहा है। यहां पर आप देखिए, मैं आपको बहुत जनरल सी बात बता रहा हूं। यहां पर जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, कौन सा इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट। यहां पर माइनस आई इफेक्ट, पी के बी के सॉरी पी के बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनली रहेगी बेसिस टी, और के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगी बेसिस टी। ये कॉन्सेप्ट रहेंगे। अब आपको पता चल गया होगा डोनेटिंग ग्रुप बढ़ने पर। अब देखो, अब बेसिस टी केवल कौन से कंपाउंड में, कौन से उसमें देखने को मिलती है, अमाइंस। तो अमोनिया, हम क्वेश्चन यहां से उठाएंगे अमोनिया से। देखो अमोनिया, अमोनिया ल्यूस का बेस होता है भाई, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। ये कौन सा बेस होता है, ल्यूस का बेस होता है। क्यों होता है भाई ल्यूस का बेस, क्योंकि अमोनिया के ऊपर क्या पाए जाते हैं भाई, लॉन पेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लॉन पेयर्स पाए जाते हैं। अब ये लॉन पेयर को, अपने लॉन पेयर को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। जो अपने लॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ल्यूस के बेस कहलाते हैं, याद रखना। क्लियर है। तो आर हमारा कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, जब एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं, एल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो बेसिस टी क्या होगी भाई, जल्दी बताओ, इंक्रीज होगी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बेसिस टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अमोनिया से ज्यादा, क्वेश्चन आ जाता है अमोनिया वर्सेस एलिफेटिक अमाइन की बात करें, एलिफेटिक अमाइंस की बात करें तो वो ज्यादा। ठीक है, क्लियर है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा गैसियस के कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं, किसमें बात कर रहा हूं, गैसियस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। क्लियर है भैया तक। अगर हम एलिफेटिक और एनिलीन के केस में बात करें, एलिफेटिक और इससे कम किसकी होगी, सॉरी एलिफेटिक और एनिलीन के केस में बात करें तो एलिफेटिक की ज्यादा हो। आप इसका रीजन दोगे ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत सी बुकों में लिखा होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात एक ही होती है, बात क्या होती है, एक ही होती है। ये कॉन्सेप्ट हमारा बेसिस टी पे काम करेगा। किस पे काम करेगा भाई, बेसिस टी के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। यहां पर क्वेश्चन निकलेगा आपका, अगर इस तरीके के क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं भाई बता देना, सॉल्व होंगे बिल्कुल 100% सॉल्व होंगे। तो थोड़ी बहुत तो मेहनत तुम्हें भी करनी होगी, बट डायरेक्टली तो कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं भाई। ये जो ट्रिक्स है ना, ये जो रीजंस है भाई, ये प्लीज बिल्कुल नोट करके चले। एनी डाउट भाई, लास्ट टाइम में अगर आपने नंबर ऑफ पेज 2 या 3 भर लिए और उनको बार बार कर लिया, ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से आती है, तो भाई आराम से कर लोगे, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए। यहां पर कंपेरेबिलिटी के बात करते हैं। अब देखो मैं गैसियस केस की बात करता हूं, तो गैसियस केस में हमेशा किसमें बात कर रहा हूं मैं, दो केसेस लूंगा भैया। अमाइंस में दो केस होते हैं, एक गैसियस केस होता है। गैसियस में कोई दिक्कत नहीं होती, प्राइमरी से देखो सबसे कम अमोनिया होगा, अमोनिया से ज्यादा होगा प्राइमरी, प्राइमरी से ज्यादा होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा होगा टर्सरी। चाहे किसी भी केस में हो, इन गैसियस लिखा आ रहा है। अगर गैसियस केस का एक ही रीजन दोगे, ड्यू टू दी प्लस आई इफेक्ट, क्या रीजन लिखोगे, प्लस आई इफेक्ट। देखो कैसे, अमोनिया से ज्यादा प्राइमरी अमाइन होगा, प्राइमरी अमाइन से ज्यादा सेकेंडरी अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन से ज्यादा टर्सरी अमाइन होगा भाई। इस तरीके से हमारा ऑर्डर चलेगा। एल्काइल ग्रुप बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात को याद रखिए, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से इफेक्ट से बात पड़ेगा।
एनी डाउट नहीं? बट अगर हम एक्वस के केस में बात करते हैं, एक्वस के केस में बात करें, किसके केस में भाई? एक्वस, एक्वस के केस में बात करता हूं तो दो केस बनते हैं भाई, एक स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप में भाई मैं आपको पहले बता देता हूं मिथाइल ग्रुप लेते हैं हम, ठीक है। एक होता है लार्ज ग्रुप, अब लार्ज ग्रुप कितना भी बड़ा हो, ठीक है, कंपेरेबिलिटी में देखेंगे। तो जब स्मॉल ग्रुप की बात करता हूं तो देखो मैंने एक छोटी सी ट्रिक है, छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा, इन दोनों में सेकेंडरी तो इक्वल ही रहता है। फिर इसके अंदर सेकेंडरी देखो, स्मॉल ग्रुप में क्या होगा? छोटे में छोटा, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी और फिर अमोनिया, दैट्स इट। बड़े में बड़ा, सेकेंडरी इसमें रहेगा, फिर टर्सरी रहेगा, फिर प्राइमरी रहेगा, फिर आपका अमोनिया रहेगा। इस केस में ये रहेगा, ये ऑर्डर याद रखना। अब मैं इस क्वेश्चंस के, इस पर क्वेश्चंस पूछने वाला हूं देना। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी, तो मैं इन्हें रीड करता हूं और फिर हम क्वेश्चंस करते हैं भाई। इन दो चीजों पे क्वेश्चंस आएंगे, देखते हैं कौन अच्छा आंसर देगा, है ना। भाई बेसिटी का भी, एसिडिटी और बेसिटी का भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा अभी 1 मिनट या 2 मिनट में, ना। भाई क्वेश्चंस तो यहीं से निकलेंगे, कोई बाहर से नहीं आने, याद रखिएगा, कहीं बाहर से नहीं आने हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस बता दूंगा, कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस बताऊंगा, उन्हें पढ़ लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पास तो हो जाओगे भाई आराम से, कॉन्फिडेंस। मैं एक बात बोलता हूं कि ड्यूरिंग एग्जाम्स माइंड इज रिलैक्स, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, एंजॉय करिए। पढ़ाई भी एक एंजॉय है, उसको एंजॉय करोगे तो भाई मैं आपको कह रहा हूं गारंटी के साथ में आपका एग्जाम भी बहुत एंजॉयफुल होगा, बहुत अच्छा होगा। ड्यूरिंग एग्जाम माइंड इज स्ट्रेस्ड, सो दैट माइंड इज एम्पटी। भाई स्ट्रेस में क्या होगा? सोच रहे हो ना, टेंशन में हो, टेंशन में तो काम हमेशा बिगड़ते हैं भाई, स्ट्रेस में हमेशा काम क्या होते हैं? बिगड़ते हैं। तो नॉट स्ट्रेस, ओनली एंजॉय। भाई एंजॉय करते रहोगे ना, बड़ा मजा आएगा पेपर में, ना। तो मैंने कहा कि इन केस ऑफ एक्वस मेरे पास क्वेश्चन आया CH3 CH2 NH2, ठीक है, CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH, CH3 CH2 CH2, ठीक है, और NH2। अब भी मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैंने कहा इन एक्वस स्टेट, ये एक्वस स्टेट में, तो बताइए मुझे कौन सा पहले आएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, एक्वस स्टेट में बड़ा ग्रुप आ रहा है, देखो इथाइल आ रहा है, इथाइल आ रहा है और एक प्रोपाइल आ रहा है, मुझे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा सेकेंडरी फर्स्ट होगा। क्या होगा? सेकेंडरी फर्स्ट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, CH3 CH2 और NH2 का होल ट्वाइस, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या देखना है? अगर इसके कंपेयर में देखूं, इसके कंपेयर में इसको देखूं, तो ये बड़ा ग्रुप है, बड़े में बड़ा, तो प्राइमरी, मुझे इसके बाद देखो सेकेंडरी आ रहा है, प्राइमरी, दोनों प्राइमरी, तो मैं इसको लूंगा बड़े में बड़ा, CH2 NH2 CH2 NH2। फिर मेरे पास ये आ जाएगा भाई, क्योंकि अल्काइल ग्रुप छोटा है ना इसका, तो थोड़ा बहुत तो प्लस इफेक्ट का काम चलेगा ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में रीजन क्या देने भाई आपको, आपसे पूछे रीजन भाई, देखो एक्सप्लेनेशन तो अभी मैं बता दूंगा, बट टाइम लगेगा, बट कॉमन रीजन देने आपको, ड्यू टू प्लस इफेक्ट, एक दूसरा रीजन होगा सॉल्वेशन इफेक्ट, तीसरा रीजन होगा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट होंगे। सॉल्वेशन इफेक्ट का एक दूसरा नाम भी होता है H बॉन्डिंग इफेक्ट, H बॉन्डिंग इफेक्ट, याद रखना। तो ये 3 रीजन लगते हैं भाई एक्वस की स्टेट में। कौन कौन से? ड्यू टू दी प्लस इफेक्ट, ड्यू टू दी सॉल्वेशन इफेक्ट, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तीनों को लिखते हैं एक्वस केस में। रीजन पूछा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर क्या आता है? क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। चलिए देखते हैं कौन और अच्छा बताता है। इतना क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी ऑर्डर लिख लेना। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया भाई, इन एक्वस की स्टेट में बात कर रहा हूं मैं, CH3 का होल ट्वाइस NH,
CH3 CH2 CH3 कॉन्ट्रास्ट N। अब बताओ क्या होगा। मैंने कहा ना आप देखो छोटा ग्रुप आ रहा है मिथाइल मिथाइल मिथाइल। मैंने कहा पहले तो सेकेंडरी हो गई होगा, छोटे में छोटा, ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ पड़ा है, क्या मुझे फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि सेकेंडरी दोनों में कॉमन है। देखो सेकेंडरी दोनों में कॉमन है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं आ रहा, बट छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। अगर क्वेश्चन कितना भी बड़ा ग्रुप हो उसी तरीके से आपको नंबर ऑफ कार्बन को ऑब्जर्व कर लेना, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, यानी कि सेकेंडरी दोनों में कॉमन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, आपको फैक्ट पूछे जाते हैं इस गैसेस के, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, कितना भी बड़ा आ जाए, कितना भी कार्बन, जितने जिसमें ज्यादा कार्बन हो और प्राइमरी सेकेंडरी में वो ज्यादा दिखता हो उसी के साथ चलेगा। एनी डाउट नहीं? तो इसके कॉन्सेप्ट में आते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिलीन के कॉन्सेप्ट में, अब मेरे पास जैसे एनिलीन के क्वेश्चंस आ गए, क्या आ गया भी, एनिलीन पे आ गया, मेरे पास एनिलीन है, ठीक है, आपको पता है कि एनिलीन है मेरे पास क्या ला लो, एनिलीन है, दोनों क्या है, एनिलीन है। अब यहां पर मैंने मिथाइल लगा दिया, यहां पर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब बताओ कौन सा ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट हमारे क्या हुए, एसिडिटी और बेसिसिटी पे हो गए। अब आपको देखो ये प्लस आई इफेक्ट को ज्यादा शो कर रहा है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे और वो आपको बताने, याद रखिएगा। सिंपली अगर मैं बात करता हूं, बहुत सिंपली केस में बात करता हूं, तो याद रखना एलिफेटिक अमाइंस को जनरली, फिर उसके बाद अमोनिया होगा, फिर एनिलीन होगा। एनिलीन सबसे पीछे आएगा भाई, याद रखना क्या आएगा, एनिलीन का कॉन्सेप्ट सबसे पीछे आएगा। ये स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया वो था एसिडिटी और बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट में। किस पे था, एसिडिटी और बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट पे था। एनी डाउट नहीं? ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो डियर मैंने आज आपको एक और चीज बताई जो हमारी बुक में है और जो हमारे क्वेश्चंस में बहुत बार हर साल इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, जो मैंने पूछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके साथ। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्टो यही आएंगे, बट वे ऑफ पैटर्न्स अब थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, रीजंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, एनी डाउट नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं बॉन्ड एंगल्स पर, वहां से भी एक क्वेश्चंस निकलने के आसास होते हैं, एसर्नेशन रीजंस के बेस पर या लेस देन और मोर देन बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चंस आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड एंगल। थैंक यू बेटा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने दोस्तों पे भी भेजें ताकि वो अच्छे से पढ़ लें, मेहनत कर लें भाई, पास हो जाएं। थैंक यू। इसके अलावा मैं आपको ऑर्गेनिक का ही नहीं बता रहा हूं, इनऑर्गेनिक का भी बताऊंगा और फिजिकल का भी बताऊंगा। याद रखिएगा, कंटिन्यूअसली आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू। वेलकम डीआर एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक डिस्कस द सम मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड एंगल। क्या आता है? बॉन्ड एंगल। देखो बहुत 2-3 क्वेश्चंस बॉन्ड एंगल पर भी आ रहे हैं हमारे पेपर में ज्यादातर। बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखो ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड एंगल है क्या, कि आपको पता है कि जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल, इससे ही कांटेक्ट होता है हमारा। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल आता है हमारा वो ये आता है 109.28, कई बुकों में लिखा होता है 109.5 डिग्री सेल्सियस, ये बॉन्ड एंगल होता है। इसी कॉन्सेप्ट में कई क्वेश्चंस आते हैं जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं, बट उनका बॉन्ड एंगल या तो लेस देन होता है या फिर मोर देन होता है ओरिजिनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से। लाइक एज क्वेश्चंस जैसे कि हमारे पास आता है एल्कोहल। क्या आता है? एल्कोहल। एल्कोहल की जब हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो एल्कोहल का जो बॉन्ड एंगल है, ये टेट्राहेड्रल O और H, यहां पर ये H, ये H, तो हम इस स्ट्रक्चर को यहां से जब देखते हैं ना, यहां से, तो ये बॉन्ड एंगल शो करता है। क्या शो करता है? एक बॉन्ड एंगल शो करता है। ये भी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से, देखो यहां पर आप देखोगे तो ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो जब इसका हम बॉन्ड एंगल देखते हैं तो 108 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 108 का।
कितने का होता है? 108.9 का होता है, यानी कि लेस देन टेट्राहेड्रल। किससे कम है भी? टेट्राहेड्रल से कम है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? लॉन पेयर होते हैं। तो आपको रीजन देते हैं ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, आपको ये लिखना है कि ऑक्सीजन एटम क्या कंटेन करता है? 2 लॉन पेयर कंटेन कर रहा है। कितने लॉन पेयर? 2 लॉन पेयर। इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है लेस देन किससे है? तो कौन सा इफेक्ट हो जाता है यहां पर हो जाता है रिपल्सिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बढ़ जाता है? रिपल्सन होना सारे, रिपल्सिव इफेक्ट हो जाता है। तो आप लिख सकते हो एल्कोहल बॉन्ड एंगल लेस देन टेट्राहेड्रल, एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये भी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, बट बॉन्ड एंगल क्या है? कम है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा फिनॉल में आता है। किसमें आता है? सेम कॉन्सेप्ट किसमें आता है? फिनॉल में आता है। यहां इसमें भी लॉन पेयर होते हैं, इसमें भी लॉन पेयर होते हैं। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? फिनॉल का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है? वो 109 होता है। क्या होता है? 109, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो sp3 हाइब्रिडेशन है। क्वेश्चन आता है भी कई बार, क्या आता है? क्वेश्चन बॉन्ड एंगल एंड sp3। इसके अंदर कौन सी बॉन्ड है भाई? यहां पर कौन सा है? sp2 है। तो इसका क्या आएगा? 109 का होगा। वही रीजन है लॉन पेयर। क्या है? लॉन पेयर। सेम केस अगर हम ईथर की बात करें, ईथर के कॉन्सेप्ट में हमारा बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, 111 का हो जाता है। यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, इसमें और भी ज्यादा रिपल्सन। लॉन पेयर होने के कारण से इसका बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 111 का होता है, मोर देन टेट्राहेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? मोर देन टेट्राहेड्रल हो जाता है। आप इसमें कहोगे बिकॉज कंटेन 2 एल्काइल ग्रुप। आप इसके अंदर जाओगे, कितने ग्रुप आ गए? 2 एल्काइल ग्रुप एक साथ में आ जाते हैं। ऐसा ही केस अगर हम अमोनिया के अंदर देखते हैं, अमोनिया का बॉन्ड एंगल जो होता है वो पैरामिडल होता है। ठीक है, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 100, मतलब कि टेट्राहेड्रल है बॉन्ड एंगल में। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल का भी कॉन्सेप्ट यही आता है। इसका कितने का होता है? 107 का होता है, ड्यू टू दी लॉन पेयर। ऐसे अगर हम ट्राई मिथाइल अमाइन का देखते हैं, यानी कि टर्सरी अमाइन का देखें, उसका भी बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम हो जाता है। उसका कितना होता है? 108 का। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 108 का होता है, लेस देन वही रीजन, ड्यू टू द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड लॉन पेयर। इसका भी बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 108 का होता है। तो ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हमारे आते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन का। अगर हाँ इसी केस में अगर हम जाएं तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। अगर हम एल्काइल ग्रुप की जगह पर सिलिकॉन हाइड्राइड ले लें, क्या ले लें? सिलिकॉन हाइड्राइड ले लें। कार्बन की जगह पर क्या ले लें? सिलिकॉन ले लें, तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ करके 120 हो जाता है। याद रखिएगा कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप में 108 का रहता है, जबकि टेट्राहेड्रल से सब क्या? लेस देन। बस हाइयर किसका हुआ? ईथर का हुआ। ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस है जो बॉन्ड एंगल के बेस पर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। एक बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ऐसा ही क्वेश्चंस और आता है आपका रिएक्टिविटी का। किसका आता है? रिएक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए भाई, मैं रिएक्टिविटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लिमिटेड 4 या 5 क्वेश्चन है भाई। याद रखना 4 या 5 क्वेश्चन है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो 4 या 5 क्वेश्चंस क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या है? 4 या 5 है, बट मैं आपको कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम रिएक्टिविटी पे। किस पे बात कर रहे हैं भाई? रिएक्टिविटी पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? रिएक्टिविटी पे। पहला क्वेश्चन सब मेरा आप बेटा बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि रिएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पे जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक की बात करते हैं।
आप यहां पर कोई भी रिएक्टिव मोर है, लेस है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन जानते हो तो आप एक रीजन लिख देना, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। क्या लिख देना अभी? रेजोनेंस इफेक्ट। इसी का दूसरा नाम होता है कंजुगेशन इफेक्ट। कंजुगेशन इफेक्ट भी बोल दो, एक ही बात होती है। या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक ही बात होती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कहीं ये दो, अगर आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक इक्वेशन को हमारा है तो आप ये रीजन डाल दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है भाई ये मेरा। चाहे आप देखो, मैं आपको क्वेश्चंस ले लेता हूं। आपको पूछ लिया गया हेलो एल्केन आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरीज, सॉरी हेलो एरीज। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता बहुत कुछ क्या है, बट मैं एक ही आंसर दूंगा, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। मुझे नहीं पता ना, मैंने कहा ना ये डायरेक्टली ट्रिक्स है। मैं आपको पहचान तो आनी चाहिए, हेलो एरीज कौन से होते हैं, हेलो एल्केन कौन से होते हैं जिनमें आर आता है, एरीज कौन से होते हैं जिसमें ए आर आता है, ए आर एक्स। तो ये याद रखना, आर एक्स और ए आर एक्स। जैसे क्लोरोबेंजीन और मिथाइल इथाइल क्लोराइड, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, तो वो आपको आंसर दे देना है, ठीक है। तो ये तो बात रही। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जब हम बात ही कर रहे हैं तो रेजोनेंस इफेक्ट को लेकर के कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ क्वेश्चंस अलग होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, उन्हें डिस्कस करूंगा। जैसे मेरे पास आ गया बेंजल्डिहाइड का केस। बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड, यानी एलिफेटिक, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में भी मुझे केवल एक ही रीजन देना है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। भाई अगर बड़ा क्वेश्चन है तो रेजोनेंस बना के दिखा दीजिए, ठीक है। तो क्या देना है? ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट का आंसर देना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। भाई आप इसी लाइन को बना दीजिएगा, आप रेजोनेंस करके दिखा दीजिएगा, बस वही आपको करके दिखाना है भाई, इसमें और कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। अगर आपने ये दो क्वेश्चन टिक कर लिए भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब आगे चलते हैं। अब कुछ अलग क्वेश्चन है भाई, जो अब मैं एक क्वेश्चन में पूछता हूं। जैसे कि मेरे पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मल्डिहाइड, जिसको मीथेनॉल बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, इनमें रिएक्टिविटी देखें तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है। फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, फिर एल्डिहाइड है, और कीटोन सबसे कम है। तो इसका एक ही रीजन लेना है आपको भाई, मैं आपको बताता हूं, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। एक और लिख सकते हो, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। एक और इफेक्ट क्या लिख सकते हो आप? प्लस आई इफेक्ट। एक और चीज है भाई, मैं आपको बताता हूं, अगर हम इनकी बात करें एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, एल्डिहाइड जो ग्रुप है हमारा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ये भी आप लिख सकते हो, मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका लॉस करने का, रिएक्शन करने का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है, ड्यू टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। बिकॉज, एक और कह सकते हो, बिकॉज कंटेन द H पॉजिटिव आयन बट नॉट कंटेन, क्योंकि एल्डी कीटोन ओनली, कीटोन कंटेन एल्काइल या एराइल ग्रुप, इनको ही कंटेन करता है।
तो इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कीटोन का, वो क्या होता है? लेस होता है। किसका? कीटोन का। कीटोन का लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा आयोडीन की रिएक्शन हो गई, एसीटोन को हम क्या डालते हैं एज ए रीजेंट। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे को यहीं से याद आ गया कि याद होगा आपको जब हम फिंक्लस्टीन रिएक्शंस कराते हैं, फिंक्लस्टीन्स, भाई बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो हम NaI के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaI प्लस में RX, तो हमारे पास मिलता है RI प्लस में NaX। तो हम यहां पर एसीटोन डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि एसीटोन जो होता है वो आयोडीन को क्या नहीं करता? सेपरेट नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, और वो उसके साथ क्या हो जाता है? रिएक्ट नहीं करेगा, और जबकि ये हो जाएगा, डिजॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से हम एसीटोन का यूज करते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। ये भी आप एक रीजन दे सकते हो। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? अभी कम होता है। आप इसकी इसमें फॉर्मलिटी आइडिया, अभी को कंपाउंड तो पहचान आनी चाहिए ना, तो मैं क्वेश्चन दे देता हूं। चलो एक देखते हैं। क्वेश्चन ये है मेरे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 COH। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि एल्डिहाइड है, क्योंकि H ग्रुप मेंटेन कर रहा है, इसमें दोनों तरफ क्या है? एल्काइल। इट्स ओके। और साधारण से रीजन है भाई रिएक्टिविटी को लेकर के। अच्छा, ऐसे ही कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी है भाई, मैं आपको अब जो बताना हूं भाई वो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्या है वो? मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखिएगा इस बात को। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस, एक क्वेश्चन आता है, एनिलीन does not show the Friedel Crafts alkylations और acylations। Why? डायरेक्ट शो नहीं करता है। अब मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, क्योंकि ये हमारे पास क्या एनिलीन है भाई। एनिलीन के अंदर जो कैटालिस्ट चलता है, जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन करते हैं तो उसमें कैटालिस्ट होता है AlCl3। भाई अब मैं आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री की बात बता रहा हूं, बहुत लॉजिकल बात है ना। जो हमारे ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करते, ल्यूस के डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, ऑक्टेट रूल के डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, वो ल्यूस के क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। जब ये ल्यूस का एसिड है AlCl3, सब क्या है? AlCl3 है। ये एसिड और ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। तो ये कहां रिएक्ट करेगा? ये यहां रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या ऑर्थो पैरा पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा भाई साहब, नहीं बनेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? और AlCl2 क्या बन गया? AlCl2 बन गया। हमारा प्रोडक्ट तो ये बन गया साहब, इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसने क्या कर दिया? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग शो करने लगा। डीएक्टिवेट हो गया, स्ट्रांगली डीएक्टिवेट। ठीक है, तो इसलिए ये जो कैटालिस्ट है ना, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? ये ल्यूस का क्या होता है? एसिड, और ये क्या है? ल्यूस का बेस। ये रिएक्शन कर जाते हैं, ऑर्थो पैरा पे हमारी कोई रिएक्शन ही नहीं होती। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन शो नहीं होता। आप करना भी चाहते हो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसाइलेशन, तो पहले आपको एसिटाइलेशन कराना होगा। क्या कराना होगा? एसिटाइलेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन यहां करानी होगी, तब जाकर के रिएक्शन होगी। एनी डाउट? ये क्या है? ल्यूस के एसिड से, और ये ल्यूस का बेस है। डू नॉट शो द रिएक्शन। ये जाकर के यहां अटैक करेगा एंड शो द पॉजिटिव चार्ज। ये क्या शो कर रहा है? स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? ये डीएक्टिवेट हो गया, और डीएक्टिवेट हो गया तो ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन ही नहीं होगी। इसलिए भाई ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन को शो नहीं करता।
बिकॉज इसके अंदर जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, जो कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं, वो ल्यूस का एसिड है और एनिलीन क्या है, ल्यूस का बेस है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, कि जो एनिलीन होता है, यहीं से लिख देता हूं, डू नॉट शो द मोनो, है ना, चाहे मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोनो इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शो नहीं करता। वही कारण है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लॉन पेयर है, क्या अभी लॉन पेयर, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव ग्रुप होते हैं। जब कोई कंपाउंड आता है तो पहले ये रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं लॉन पेयर्स। इस लॉन पेयर ने खेल बिगाड़ रखा है, क्या बिगाड़ रखा है, खेल बिगाड़ रखा है, इसलिए वो रिएक्शंस को शो नहीं करते हैं भाई। एनी डाउट, इसलिए वो रिएक्शंस को शो नहीं करते हैं। आ गया, तो ये बहुत एक्टिव ग्रुप है भाई, बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, क्योंकि इसके पास लोन पर ये रिएक्ट करेगा जाकर के किसी भी कंपाउंड के साथ जाए। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, फॉर कंट्रोल करने के लिए क्या कराते हैं, एसिटाइलेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, एसिटाइलेशन। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द एसिटाइलेशन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिलीन, बिकॉज कंट्रोल द एनिलीन एक्टिव ग्रुप। इस लॉन पेयर को कंट्रोल करने के लिए भाई मेरे, पहले ये भाग रहा था रिएक्शन करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, एसिटाइलेशन किया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया। किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते, फिर जाकर के हमारी मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होती है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छी रिएक्शन। एक क्वेश्चन यहां पर भी रिएक्टिविटी में आ जाता है, ठीक है। तो हम रिएक्टिविटी के क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी है,